अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। स्प्रिंग 19 पढ़ ले, मैं करता हूँ। कल ऑटम 20 किया था, उसमें किसी का कोई सवाल है? चले स्प्रिंग 19 पढ़ ले, मैं करता हूँ जी। ऑर्चर्ड लिमिटेड। सवाल कहाँ है पढ़ने को? स्प्रिंग 19 ऑर्चर्ड लिमिटेड। जी पढ़ लें तो मैं करूं। इस सवाल में एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बारे में एक नोट लिखवा दूंगा और अजम्पशन क्यों लेनी पड़ेगी उसकी वजह भी बता दूंगा। ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए एनुअल डिमांड चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपको ना सिर्फ कह रहा हूं, सवाल करने के बाद रीजन बताऊंगा। अभी बस मैं कह रहा हूं जो पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री थी ना, एवरेज, उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लें, यानी वो क्लोजिंग स्टॉक था। इसकी वजह बताता हूं बाद में कि ऐसा क्यों अज्यूम करना पड़ रहा है, लेकिन बस पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री को मैं कह रहा हूं कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मान लें। एवरेज इन्वेंट्री कॉन्सेप्चुअली क्या होती है? फार्मूला नहीं पूछ रहा वैसे, कि ऑन एन एवरेज किसी भी दिन स्टोर में देखिए तो इतने रुपए की चीजें पड़ी होती। तो जो एवरेज इन्वेंट्री है इस सवाल में पिछले साल की, उसको मैं कह रहा हूं कि हम क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करके अब आगे चलते हैं। तो पहले आप लोग पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री तो निकालेंगे। पॉइंट 1 का डाटा है उसमें ढूंढे कहीं और पिछले साल की एवरेज इन्वेंट्री निकालें। हाँ भाई, कितनी? 6650, बिल्कुल सही जवाब। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर है, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 19। तो जो लास्ट ईयर था उसका अगर एवरेज स्टॉक निकालना हो तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। आपको
ये बताई हुई है 80 रुपए, और ये जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट है ये 5 लाख है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसको पर मंथ से पहले साल का बना लें, इसको भी साल का बना लें, या ये भी महीने की है तो चलो ये भी महीने की है। तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 6250। हाँ जी 6250। अच्छा अब मैं आपको कह रहा हूं कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। क्यों अज्यूम कर रहा हूं वो सवाल सॉल्व करके बताता हूं। इट इज अज्यूम्ड टू बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। सवाल में ईओक्यू कब का निकालना है? ये गुजरे हुए साल का, अगले साल का, क्योंकि अगले साल से वो ईओक्यू इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो अगले साल से ईओक्यू इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। तो पॉइंट 1 में पिछले गुजरे साल का डाटा है और पॉइंट 3 में अगले साल का डाटा है। तो अगले साल पे चलते हैं, अगले साल का ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू के लिए क्या क्या चाहिए? 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है? कैसे कैसे? वो तो सेल आ जाएंगी, तो सेल्स है, एनुअल डिमांड सेल्स तो नहीं होती। तो है ना, इन्वेंट्री की डेटा नहीं है। मैंने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का ये है और नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक लास्ट पॉइंट वो कह रहे ग्रो करेगा। तो ओपनिंग स्टॉक और अगर क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है तो सेल्स और परचेज भी डिफरेंट ही होगी। तो जिस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन ना होती फिर हम जरूर एनुअल सेल्स को एनुअल डिमांड परचेजेस मान लेते, लेकिन अब तो है, तो एनुअल डिमांड के लिए हमें परचेजेस निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर पे हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक कितना? ये 6250 और सेल्स कितनी पिछले साल की कितनी थी? और ये बढ़ जाएंगी 25%, 90,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बढ़ जाएगा? 25%। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक सारा 25 नहीं बढ़ेगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 62। इसमें सेफ्टी कितना था? सेफ्टी मतलब वो जो दूसरे कमरे में पड़ा हुआ था, तो बाकी कमरे में कितने पड़े हुए थे? 4250। नेक्स्ट ईयर ये जो सेफ्टी होगा ये अब होगा 2500 दिया हुआ है, और ये जो अदर होगा ये 4250 25% बढ़ जाएगा 5313। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 7813। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 और 3 के अंदर लिखा हुआ सेफ्टी स्टॉक और ये जो अजम्पशन ली थी इसको यूज किया मैंने। और अगर कोई तुक्के से 6250 को ही 25% बढ़ाए, देखें क्या बनता है। तो ये इत्तेफाक है, क्योंकि अगर ये 2000 से बढ़ा के 3000 कर देता तो फिर ये इससे 25% से आंसर ना आता। ये जो उसने 2000 से 2500 किया ना, ये भी 25% ही बढ़ा है। तो ये इत्तेफाक से है, हमें इसको ऐसे ही तोड़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 7813, तो परचेजेस निकल आएंगे। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है, हम सेल से उल्टा चल रहे हैं। 91563, लेकिन ये वो परचेजेस हैं जो स्टोर के अंदर आनी चाहिए, रास्ते में लॉस भी हो जाना है। कितना? तो हमें परचेजेस 6%, तो इसको हमें परचेजेस ये है नेट परचेजेस, हमें ग्रॉस चाहिए जो कि 91563 डिवाइडेड बाय 97, ये है जी एनुअल डिमांड। ये लॉसेस वाली बात मैं पुरानी क्लासेस में बता चुका, कल भी इनफैक्ट कर चुके। तो एनुअल डिमांड आ जाएगी 97407। ये वर्किंग वन ही मेन कहानी थी जिसकी वजह से मैं ये सवाल करा रहा हूं, वरना तो ये ना भी कराता।
हाँ जी, एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्ट कहाँ है सवाल में? हमें पर ऑर्डर चाहिए, कहाँ डाटा है? पॉइंट नंबर 3, परचेज डिपार्टमेंट की पूरे साल पिछले साल टोटल कॉस्ट थी 45 लाख, जिनमें से 1350 है पॉइंट 2 जी। पिछले साल टोटल कॉस्ट थी 4.5 मिलियन, जिसमें 1350 फिक्स थी। तो आपको बताया था कि जो वेरिएबल परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट ऑर्डर होगी, लेकिन हमें तो पर ऑर्डर चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 100 या 40? क्यों 100? पॉइंट नंबर 2 में ये कहां लिखा है कि आपको बीटा की ऑर्डर कॉस्ट बता रहे हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर लास्ट ईयर इतनी है और 100 ऑर्डर्स प्लेस हुए, तो बीटा के 40 हैं, औरों के भी होंगे। तो अगर ये सिर्फ बीटा की कॉस्ट होती, जैसे पुराने एक सवाल में कार्ल्टन की परचेज कॉस्ट को, कार्ल्टन परचेज डिपार्टमेंट की कार्ल्टन से रिलेटेड कॉस्ट ही थी और उसको कार्ल्टन के नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड किया था। यहां पर इस पूरे डिपार्टमेंट की ये वेरिएबल परचेज डिपार्टमेंट कॉस्ट है, तो डिवाइड भी किससे करेंगे? सारे ऑर्डर से। आप फोटोकॉपी शॉप से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ चीजें कॉपी कराते रहते हैं। आप अभी सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कॉस्ट के लिए, सिर्फ कॉस्ट के सब्जेक्ट के लिए मेरा फोटोकॉपी का खर्चा कितना हुआ, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं या कितना होगा। तो आप अगर ये कैलकुलेट करें कि पिछले महीने मेरा टोटल कॉपीज का खर्चा कितना हुआ था, डिवाइडेड बाय सारी कॉपीज, या सिर्फ कॉस्ट की जो कॉपीज कराई थी सारी, क्योंकि खर्चा टोटल लेने, और जब पर कॉपी खर्चा निकल आएगा तो वही पर कॉपी खर्चा कॉस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इस डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा था वर्किंग टू पिछले साल का, जो टोटल वेरिएबल था वो था 4500 में से माइनस 1350, और इसको पर ऑर्डर करना है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से 31। अगर आपको टोटल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ बीटा की दी होती तो 40 से डिवाइड करते, मकसद तो पर ऑर्डर निकालना है। तो ये आ गई ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, लेकिन ये पिछले साल की है। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ये महंगी हो जाएगी। 31,500 1.3450, ये EOQ के लिए ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। पर ऑर्डर, ये पर ऑर्डर ही है ना? बल्कि इसकी वर्किंग फी की जरूरत नहीं, मैं नीचे ही बना देता हूँ। 80 रुपए क्या है पर यूनिट पर मंथ? ये क्या हुआ? पर ईयर। कब की है? पिछले साल की। तो EOQ आ जाएगा 102528, ये EOQ आ गया। हाँ जी,
अच्छा, इस सवाल में ये अजम्पशन क्यों लेनी पड़ी? सवाल की वर्डिंग से ये आइडिया हो रहा था कि जो पिछले साल का स्टॉक था अगले साल का वो नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा ना, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बराबर नहीं होगा, ये पता चल रहा है। और एनुअल डिमांड होती है परचेजेस के सेल्स, दी क्या हुई है सेल्स, तो सेल्स दी हुई है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी डिफरेंट होगा, तो हमें लाजमी परचेजेस निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा। सवाल की लास्ट पॉइंट से और सेल्स गिवन होने से ये पता चल रहा है कि हमें परचेजेस निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा है कि वो पिछले साल से 25% बढ़ जाएगा, तो पिछले साल वाला चाहिए, नहीं दिया, जहां मर्जी ढूंढ लें, नहीं गिवन। तो एवरेज इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम करना बुरा इसलिए नहीं है कि एवरेज इन्वेंट्री यही तो है कि जो हर वक्त मौजूद होता है, तो साल के आखिरी दिन भी तो नहीं होगा। तो इसके लिए नोट ये लिख लें, बल्कि लिख लें, खुद ही लिख लें नोट। क्यों अज्यूम करना पड़ा सवाल में? गिवन नहीं था, सेल्स गिवन है और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट होने की वजह से नहीं, अगर हमें परचेजेस निकालने के लिए स्टॉक लाजमी चाहिए और गिवन नहीं है, तो हम एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर सकते हैं। दोबारा, अगर एनुअल डिमांड निकालने के लिए लाजमी स्टॉक की जरूरत है, अभी लाजमी स्टॉक कौन सा होता है? हमें स्टॉक की लाजमन जरूरत है। अगर परचेजेस निकालने के लिए हमें लाजमी जरूरत है स्टॉक की और वो नहीं है अवेलेबल, तो हम नोट देके एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर सकते हैं। और इस नोट के साथ मेंशन कर लेना स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 19 वाला सवाल है। एक दफा दोबारा, अगर हमें परचेजेस निकालने के लिए स्टॉक चाहिए, क्योंकि सेल्स नहीं है तो स्टॉक चाहिए, लेकिन नहीं गिवन है, तो हम एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक अज्यूम कर लेंगे। ओपनिंग भी तो बेचारा किसी साल का क्लोजिंग है ना। अच्छा, अब एक सवाल आप जल्दी से सॉल्व कर दें, फिर ये ईओ क्यू बहुत है। नहीं छुट्टी नहीं, फिर इस चैप्टर के अगले हिस्से पे आऊंगा। आप कर दीजिए स्प्रिंग 2022। नहीं, ऑटम 22, सॉरी, ऑटम 22, गैलेक्सी लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन 4, ऑटम 2022। ये कल ये काम कर चुके हैं जिसमें लॉसेस डिफरेंट थे तो एनुअल डिमांड डिफरेंट आ रही थी। कल वाले सवाल में, पिज्जा वाले सवाल में काम कर चुके हैं। ऑटम 22 मेरी बुक में क्वेश्चन 4, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ऑटम 22 में 2 है जी, बिल्कुल, उससे पिछली साल भी 2 आए थे। करना कौन सा है? सिर्फ ऑटम 22 ही गाना सुने, मैंने इसके अलावा 2 पहचान और बता दी, पूरी लोकेशन बता दी है। मेरी बुक में क्वेश्चन 4 है गैलेक्सी लिमिटेड के नाम का। गैलेक्सी होता है GALAXY, ये है गैलेक्सी, SATURN गैलेक्सी नहीं है। ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन 4 है गैलेक्सी लिमिटेड, ये कहां है करने को?
जल्दी जल्दी करें, एक छोटा सा सवाल और करना है बस। आपने आपने फिर मैं इन्वेंटरी लेवल कराऊंगा। सवाल करें, बुरी बुरी शक्ल ना मैं सवाल करें। अरे इतना बड़ा तो सवाल ही नहीं था यार। कल वाली क्लास अगर 5 बजे कर लूँ तो आ सकते हैं? कल 5 बजे पे हैं? क्या हुआ? 5 से कभी तक भी नहीं, बीच में से मगर की ब्रेक भी करनी है तो कल 5 बजे से 6:30 है। नहीं, मैंने वाईफाई टू खत्म कर दिया ना कल, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमने फिर छोड़ दी तो फिर आपको इतवार को और भी क्लास है आप लोगों की? कितने बजे? मैं तो सोच रहा था कि इतवार को 6-7 घंटे पढ़ा के तो बहुत फारिग कर दूं। क्या हुआ? जवान लोग हैं आप। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो एक शर्ट पे ना आए आप, ना आए। नहीं, सब लोग नहीं, इस तरह के होते हैं ना, बच्चे बच्चे होते हैं, आ जाते कहने पे। चले मैं आपको कंफर्म करूं, आज मंगल है ना?
वो जुमरा जुम्मे तक कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतवार को कॉस्ट फारिग करूँ, फिर मैं हूँ और FCR 1 हो और आप हो, फिर इकट्ठे वोट डालने जाए। ये सवाल 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 ये सवाल करें तो फिर एक छोटा सा सवाल और कहूं तो फिर उसके बाद इन्वेंट्री लेवल का आता हूं। एनुअल डिमांड लॉस एडजस्ट करके निकालनी थी, और एनुअल डिमांड क्यों लॉस एडजस्ट करके निकालनी है? क्योंकि पहले ट्रांजिट लॉस और होते थे, अब ट्रांजिट लॉस और होंगे। तो पहले जो एनुअल डिमांड थी, हमें अगर 1.20 चाहिए था, हमें अगर पहले 1.20 चाहिए होते थे, नहीं 90 है, ये क्या हुआ? नहीं आई है ना, एग्जिस्टिंग पे ही है। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ड्यू टू अवेलिंग बल्क डिस्काउंट लॉस 4% तक बढ़ गया हुआ है। यानी डिस्काउंट वाली ऑप्शन में डिस्काउंट जब हमने लेना शुरू किया है तो ट्रांजिट लॉस 4% तक चला गया हुआ है, हमें इतना खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर ईओक्यू पे चले गए तो ये दोनों में एनुअल डिमांड फर्क है। बाकी तो दिया हुआ 250 रुपए और 1200, वो अपना 50,000 और 100 रुपए। हाँ जी डन। चूंकि होमवर्क नहीं दे रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ छोटा सा सवाल है, कर दें एक और। रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, किसी दौर में आपसे पेपर शेयर हुआ होगा ऑटम 23, क्योंकि मैंने इन्वेंट्री का सवाल क्लास में कराया था, बुक में नहीं होगा ऑटम 23, ये किसी दौर में पेपर शेयर किया होगा। ऑटम 23, ऑटम 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर किसी के पास है तो वो नेक दिल इंसान ग्रुप में बाकियों से शेयर कर ले। ऑटम 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3, शहाब इंडस्ट्रीज। ऑटम 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। है जी? नहीं, मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं खुद बता देता हूँ कि आपने करना है। पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ एक चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद आपने करना है इसको। सवाल पहुंच गया तो मैं बात करूंगा। छोटा सा सवाल है, पढ़ लीजिए, एक छोटा सा टिकी पॉइंट था इसमें, वो क्लिक कर जाए तो आसान सवाल था। सवाल मिल गया, पढ़ लिया। सिर्फ एक चीज में कैलकुलेट कर दें, बाकी छोड़ना हो तो छोड़ देना। सवाल सिर्फ एक ही ट्रिकी चीज थी इसमें, कोशिश करें जरा ढूंढें, एनुअल डिमांड निकालें। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड चाहिए क्यों? ईओक्यू नहीं निकालना, एग्जिस्टिंग को दो डिस्काउंट ऑफर से कंपेयर करना है, नॉर्मल जैसे पहले सवाल करते थे। तो एनुअल डिमांड चाहिए होगी ना, नहीं एनुअल डिमांड ढूंढे। सोचें, देखें, को पुरानी कभी बात बताई हो ईओक्यू में, कोई ईओक्यू के बारे में कभी को काम की बात बताई हो। एक छोटा सा ट्रिक इन्वॉल्व है इसमें, अगर वो डी कोड कर गए तो फिर तो सीधा साधा सा सवाल है।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर देखा क्या? चलें, शाबाश। चलें, हिंट बता देता हूं। मैंने कहा था कि EOQ अगर फॉलो होता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होते हैं। ज्यादा हो गया 0। नहीं, अभी भी मैंने कहा था कि अगर EOQ फॉलो होता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होते हैं। मैंने फार्मूला भी यहीं से डिराइव करके दिया था। अब ये सवाल में हिंट मिले ही कैसे? एनुअल डिमांड, चलो ठीक है मैं कराता हूं। एनुअल डिमांड हमें क्यों चाहिए सवाल में? हमने कंपेयर करना है, दो डिस्काउंट ऑफर्स हैं, एक 2% पे है और एक 4% पे है। तो अब ये सवाल हो गया जिसमें एक EOQ, एक 2% और एक 4%। ये तीन ऑप्शन हैं जिनको कंपेयर करना है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख रुपए, यानी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर भी स्ट्रेट गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट वो किधर है? होल्डिंग कॉस्ट भी निकाली जा सकती है। तो सिर्फ इस सवाल में पॉइंट ये था कि मैं कर रहा हूं सवाल, इस सवाल में पॉइंट ये था कि एनुअल डिमांड निकालनी पड़नी थी। अब एनुअल डिमांड निकालने के लिए सीधा सीधा रास्ता तो कोई नहीं है, क्योंकि असल रास्ता तो यह है कि पहले एनुअल डिमांड होती है, वहां से आगे चलते हैं। तो हमें कोई तो उल्टा तरीका ही लगाना पड़ेगा। देखिए, एनुअल डिमांड कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला है? यानी बिजनेस कोई फार्मूला लगाता है तो एनुअल डिमांड आ जाती है? नहीं, एनुअल डिमांड तो उन्होंने खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। आगे उससे फिर फार्मूले बनते हैं, EOQ का फार्मूला है। तो हमें सीधा सीधा कोई फार्मूला एनुअल डिमांड नहीं निकाल के देगा, हमें किसी एंड आंसर से उल्टा चल के एनुअल डिमांड तक पहुंचना पड़ेगा। ये 50,000 यूनिट्स क्या है? ये EOQ है। कैसे पता EOQ है? क्योंकि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है SIL प्रेजेंटली यूजेस EOQ मॉडल। तो जब अभी इस वक्त वो EOQ मॉडल फॉलो करता है, तो जो बिलो इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो फिर वो 50,000 क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या है? EOQ है। 50,000 EOQ है। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 20 नहीं, क्वेश्चन 3 ऑटम 23। हमें 3 अलग अलग लेवल पे कंपैरिजन करना है। डाटा आसान है, सिर्फ एक ट्रिक इन्वॉल्व है कि एनुअल डिमांड नहीं है। तो एट EOQ टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है। जब दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 48 लाख है, तो ईच कितनी हुई? 2.4। तो इनमें से जो मर्जी 4.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 2। जब दो बराबर चीजों को ऐड करके 48 लाख आ रहे थे, तो दोनों 24-24 लाख है। हमें चाहिए क्या? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इसमें से किसके फार्मूले में आती है? एनुअल डिमांड इसमें आती है। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओपन। ये 24 लाख आ गई। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल डिमांड पता नहीं, और EOQ 50,000। तो यहां से एनुअल डिमांड निकल आएगी 6 लाख यूनिट। EOQ वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो आप दूसरे रास्ते से भी चल सकते हैं, और वो दूसरा रास्ता ये है कि आप EOQ के फार्मूले से निकाल लें। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? नहीं सॉरी, ये वाला रास्ता ओके, एक और रास्ते से निकाल के देता हूं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ये 24 लाख इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पता नहीं, OQ 50,000, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आ गई जी 96। यहां से हम लगाते हैं EOQ वाला फार्मूला, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट ओवर होल्डिंग कॉस्ट, 50,000 इंटू 2 लाख ओवर 96। और ये मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में आपसे ये भी उल्टा फार्मूला भी एक दफा करवाया हुआ है। तो यहां से सॉल्व करें तो एनुअल डिमांड 6 लाख। अब आपको सवाल सॉल्व करने के लिए एनुअल डिमांड मिल गई, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 2 लाख है, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 96 है। 3 ऑप्शन से सॉल्व करना हो गया, डन। क्या क्या क्या?
हाँ, तो ये किस साइंस से कर रहे हैं? तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इसको ओक्यू से डिवाइड करने से आपके पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ गई? टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इनको दो से डिवाइड, ओक्यू से डिवाइड करने से कैसे आ गई? EOQ अगर फॉलो होता हो तो डिवाइड बाय 2, ये तफाकत इसलिए आ रही है, आपने टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 2 करना था, ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट आनी थी, फिर आपने इसको डिवाइड करना था, टोटल होल्डिंग कॉस्ट आनी थी, फिर आपने इसको EOQ बाय 2 से डिवाइड करना था, तो इसलिए आ गया। तो किस 6 लाख है जी। OQ वाले सवाल बहुत हैं, बहुत हैं, नहीं क्या OQ वाले सवाल ओके ना? अब आते हैं, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आखिरी सवाल आप कर रहे हैं, फिर मैं 20 लेवल कराऊंगा, मैंने यही बोला था, यही कहा था। जी 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 बताइए, बस थक गए? अच्छा चले मेरी बात सुनिए, इन्वेंट्री लेवल नहीं करा था मैं आपको, नहीं नया कॉन्सेप्ट भी नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ टिप्स बता रहा हूं, अगर आपको काम की लगी तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा, अगर कोई फायदा लगा तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर, कोई बात नहीं। EOQ की नहीं है, यानी ये नहीं इन्वेंट्री लेवल नहीं बता रहा ना, फिर यही जो OQ वाले डिसीजन थे इन्हीं से रिलेटेड बता रहा हूं। पहले ये जो मैं समझाऊंगा ये पहले देख लें, अगर आपको लगती है काम की बात तो लिखना, वरना सीरियसली रहने देना। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है रुपीज लेट से 4000 पर ऑर्डर, छोटी छोटी मुख्तलिफ मिसालें दे रहा हूं। एक मिसाल, टोटल ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर निकालना है तो क्या करो? देखें, अच्छा जिनकी बस हो गई है और वो इन सब टिप्स को नहीं लेना चाहते चले जाए, मैं आगे नहीं पढ़ा, इन्वेंट्री लेवल नहीं पढ़ा रहा, इसलिए कोई जमीन पे बोझ नहीं है, टॉन्ट नहीं कर रहा, वाकई अगर आपकी बस हो गई तो ना सुने, कोई हो सकता है फायदा ना हो आपको। एक मिसाल है, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 4000 पर ऑर्डर है, यानी एक ऑर्डर प्लेस करना होता है तो 4000 रुपए लगते हैं, इसी की टोटल फॉर द ईयर निकालनी हो तो क्या करो? 4000 रुपए को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल मैथ ही कर रहा हूं, पर ऑर्डर इतना खर्चा है, पूरे साल तक पहुंचना है। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? ओवर, ओके ठीक। और मिसाल, ट्रांजिट इंश्योरेंस है 20 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट रास्ते से गुजर के स्टोर तक पहुंचेगा तो 20 रुपए उसकी इंश्योरेंस पे करनी है, टोटल इंश्योरेंस फॉर द ईयर निकालनी है जी। 20 रुपए इंटू टोटल पूरे साल में कितने यूनिट्स गुजर के स्टोर तक पहुंचने, जितनी 20 रुपए इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ यूनिट जो पूरे साल में गुजरेंगे वो क्या होता है? एनुअल डिमांड नहीं। एक और मिसाल, नहीं मतलब कई मिसालों में से एक और, ब्रोकर का कमीशन है 2000 रुपए पर ट्रांजैक्शन कह लें, पर ऑर्डर कह लें। ब्रोकर हमसे ये कहेगा कि जी एक दफा जो मैं आपको ट्रांजैक्शन करके दूंगा उसका मैं 2000 रुपए लूंगा, तो टोटल इसकी कमीशन फॉर द ईयर, एक दफा ऑर्डर करने के वो हमसे 2000 रुपए कमीशन लेगा, पूरे साल की टोटल कमीशन निकालनी है, नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? ओवर, ओके। अच्छा ये टिप्स जो है ना ये ज्यादातर तो कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए है, मैं एक बार ये पूरी बात बता लूं, हो सकता है आप ये कंक्लूड करें कि नहीं सर रहने से कोई फायदा नहीं था, हो सकता है।
वेयर हाउसिंग कॉस्ट, एक यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़ा रहता है तो इतने रुपए वेयर हाउसिंग कॉस्ट आती है। स्टोरेज है कि ऑर्डर कॉस्ट है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट है कि ऑर्डर कॉस्ट है? होल्डिंग। एक यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़ा रहता है तो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? कितने यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़े रहते हैं? एनुअल डिमांड, एवरेज इन्वेंट्री ना। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? अगर सेफ्टी स्टॉक है तो प्लस, नहीं तो OQ बाय 2 है। यहां तक कोई इख्तलाफ परेशानी? स्टोर का रेंट है 20,000 पर मंथ, बस 20,000 पर मंथ। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? 20,000 इंटू 12। इस पे कोई इख्तलाफ? अभी तक जो मैंने 5 मिसालें दी हैं, कोई इख्तलाफ? ओके। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 40 रुपए पर यूनिट, कि एक यूनिट खरीद के स्टोर तक लाएंगे तो 40 रुपए खर्चा होगा। टोटल पूरे साल की कॉस्ट निकालनी है जी। 40 रुपए इंटू, एक यूनिट स्टोर तक लेके आएंगे तो उतना खर्चा। पूरे साल में टोटल कितने यूनिट लाने? एनुअल डिमांड। चलिए बस एक और आखिरी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 3,000 पर ऑर्डर। टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर द ईयर 3,000 इंटू, यहां तक ठीक है? अगर ये पहचानने में कंफ्यूजन हो रही हो कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है कौन सी नहीं है, तो अगर सोच सकें उसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का सोचें। जिसके टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करने में OQ इस्तेमाल हो रहा है तो रेलिवेंट है, OQ इस्तेमाल नहीं हो रहा तो रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि OQ इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है OQ बदलेगा तो उसका टोटल बदलेगा। तो अगर OQ इस्तेमाल हो रहा है तो वो रेलिवेंट है, OQ इस्तेमाल नहीं हो रहा तो रेलिवेंट नहीं है। परचेज उसमें भी ऐसे ही है। उसमें अगर नहीं, मैं ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पहचानने की बात कर रहा हूं ना। परचेज कॉस्ट तो वो पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होती कि रेलिवेंट है कि नहीं, ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट में होती है। तो उसके लिए एक चीज बताने की कोशिश की अगर काम की लगे तो, कि जिस भी आइटम पे कंफ्यूजन है कि वो रेलिवेंट ऑर्डर या रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है या नहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के, कुछ तो है जो आपको नामों से पक्के याद हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी पे कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ी सी अकल लगा के सोचें कि इसका टोटल फॉर द ईयर निकालना है तो कैसे निकालें। अगर वो फॉर द ईयर निकालने में OQ इस्तेमाल हो रहा है तो रेलिवेंट। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।